नमस्कार दोस्तों, पांडे क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पांडे क्लासेस में आज आपको इंग्लिश ग्रामर के तहत प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में बताया जाएगा। पिछली क्लास में आपको टेंस क्या है इसके बारे में बताया गया था। टेंस के 3 प्रकार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना के होने का बोध हो, वह वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसकी पहचान भी आपको बताए थे, हैं, हो, हूँ। यदि आदि वाक्य याद शब्द वाक्य के अंत में हो, यदि आदि शब्द वाक्य के अंत में हो, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। यदि था, थे, थी वाक्य के अंत में हो, पास्ट टेंस का वाक्य होता है। पास्ट टेंस की डिफिनेशन भी बताई गई है पिछली क्लास में। फ्यूचर टेंस यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द हों, फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस की पहचान कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान कर सकते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में 2 प्रकार होते हैं। एक वाक्य होता है विदाउट वर्ब। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में एक वाक्य होगा विदाउट वर्ब, जिसमें क्रिया नहीं होगी। एक वाक्य होगा विद वर्ब, यानी जिसमें क्रिया होगी, यानी कर्ता कोई कार्य करेगा। 2 प्रकार के वाक्य जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। प्रेजेंट टेंस में 2 तरह के वाक्य होते हैं। पहला है विदाउट वर्ब, बिना क्रिया वाले, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया न हो। विद वर्ब ऐसे टेंसेस, मतलब उसमें इस प्रकार के वाक्य आएंगे जिसमें क्रिया होती है। अब विदाउट वर्ब 2 प्रकार के नियम हैं। इज एम आर का प्रयोग, यूज ऑफ इज एम आर, और दूसरा है हैज हैव का प्रयोग, यूज ऑफ हैज हैव। विदाउट वर्ब में 2 नियम आएगा ट्रांसलेशन का। पहला इज एम आर का प्रयोग, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का कैसे प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से विद वर्ब में 4 प्रकार होता है, 4 टाइप होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। अब 6 प्रकार हो गए। 2 प्रकार हैं विदाउट वर्ब के, 2 प्रकार हैं विद वर्ब के। आज हम इज एम आर का कैसे प्रयोग किया जाता है, इज एम आर कैसे वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग करके हम इज एम आर का अनुवाद करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इज एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में करते हैं, पहले ही बता चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इज एम आर का प्रयोग पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमें पहचान पहले से पता है। वाक्य के अंत में है, हो, हूँ। वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ, ये 4 शब्द हों, अर्थात हम पहचान कर सकते हैं यह प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का वाक्य है। पहली पहचान, पहली शर्त है इज एम आर के लिए कि वर्तमान काल का वाक्य होना चाहिए। और वर्तमान काल की पहचान है वाक्य के अंत में हैं, हो, हूँ आदि शब्द होंगे। ये हम पहले आपको पहचान बता भी चुके हैं कि वर्तमान काल की हम पहचान ऐसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उसके बाद वर्तमान काल के ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया न हो, अर्थात कर्ता कोई कार्य न करे, अर्थात कर्ता कोई कार्य न करे, केवल कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए, उसकी योग्यता या उसकी क्षमता या उसकी विशेषता से संबंधित। कर्ता के विषय में कुछ उसकी योग्यता, क्षमता या विशेषता, उसकी कुछ क्वालिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है,
अर्थात वह कोई कार्य नहीं करता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य, ठीक, प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्यों में अनुवाद करने के लिए इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम भली भांति जान गए हैं प्रेजेंट टेंस का किस प्रकार का वाक्य होगा जिसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत अब हम आपको बताएंगे, ठीक, इज एम आर का प्रयोग करके कैसे अनुवाद करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करके कैसे अनुवाद करते हैं या कैसे अनुवाद किया जाता है। ठीक, इज एम आर यानी कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर कैसे लगता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे और कहाँ पर ए एन का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ दी का प्रयोग किया जाएगा। ए ऑब्जेक्ट के पहले उपयोग किए जाने वाले आर्टिकल हैं, थोड़ी जानकारी यहाँ भी प्रदान की जाएगी। पहली बात स्ट्रक्चर इसका यही है, इज एम आर का यानी किस कर्ता के साथ यानी कैसे सब्जेक्ट्स के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, कैसे कर्ताओं के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और कैसे कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पहले देखिए इज का प्रयोग ठीक ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको हम लिख के बता रहे हैं, आई के साथ एम का, इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, ठीक, इज का प्रयोग, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक, इज का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, आई का प्रयोग, ठीक, एम का प्रयोग आई के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ। सुनना, इज का प्रयोग ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। वी फर्स्ट पर्सन का बहुवचन, यू सेकेंड पर्सन, वी यू दे थर्ड पर्सन का बहुवचन एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, आर का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर। अब इज एम आर का प्रयोग कैसे किया जा रहा है वो बता रहे हैं। ठीक, यानी कि आई के साथ एम, ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर, अदर के अंतर्गत दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट इज एम आर यहाँ लिंकिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। फुल स्टॉप पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अभी आपको हम पहचान बताए हैं इज एम आर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में जहाँ कर्ता, ठीक, कोई कार्य न करे, केवल कर्ता के बारे में उसकी विशेषता या योग्यता बताई जाती है। जैसे राम एक किसान है, राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक किसान है, ठीक। जैसा स्क्रीन में आपको हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा दिए, उसी प्रकार से अनुवाद करेंगे। कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, कहाँ एम का, कहाँ आर का, उसका विशेष ध्यान देना, पहचान का ध्यान देना है। वर्तमान काल का वाक्य होना चाहिए और कर्ता कोई कार्य न करे, केवल कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक। जैसे राम एक किसान है, हरि एक गायक है, तुम एक लेखक हो। इस प्रकार से हम केवल कर्ता के बारे में बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पर कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं यह इज एम आर का वाक्य है, ठीक, इज एम आर का वाक्य है। अब थोड़ा विशेष ध्यान देना है, चाहे वाक्य में जैसे राम एक किसान है लिखा नहीं लिखा है, ए का प्रयोग किया जाएगा या एन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, काउंटेबल नाउन है, पहली शर्त है सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ठीक। पहली शर्त काउंटेबल होना चाहिए, ठीक, काउंटेबल हो, उसके बाद सिंगुलर नंबर हो यानी गिनती हो। काउंटेबल कैसे, यानी गणनीय संज्ञा, काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा हो। जैसे हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, वह काउंटेबल है। दूसरी शर्त है सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तीसरी शर्त है अगर कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण कर रहा है, व्यंजन ध्वनि का उच्चारण का बोध है, व्यंजन पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, व्यंजन ध्वनि का उच्चारण हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी हिंदी वर्णमाला का, ठीक, हिंदी वर्णमाला का पहला शब्द उच्चारण में, ठीक, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आए, ठीक, तब उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का वाक्य है। उसके साथ ऑब्जेक्ट के पूर्व ए लगाया जाता है। अगर साउंड वावेल्स हो गया, शर्त वही, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा होगी, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा होगी, सिंगुलर नंबर होगा। अगर वावेल साउंड है, वावेल साउंड है यानी कि जो उच्चारण करते हैं उसका पहला शब्द हिंदी वर्णमाला का वावेल्स हो, यानी अ से अह तक स्वर हो, ठीक, ऐसे वाक्यों में एन का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट से पूर्व। ऑब्जेक्ट के ही आधार पर ऑब्जेक्ट पहली बार काउंटेबल होना चाहिए, ठीक। दूसरी शर्त है सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ठीक। तीसरी शर्त है अगर वावेल साउंड होगा एन का प्रयोग किया जाएगा और कॉन्सोनेंट साउंड होगा ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम ए या एन का प्रयोग करेंगे जब हम अनुवाद करेंगे, उस पर इसको ध्यान से देंगे, इसका किस प्रकार से अनुवाद कहते हैं, ठीक। वहाँ पर अगर प्लूरल नंबर आता है तब ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दी का प्रयोग आप आर्टिकल अलग चैप्टर है, उसके अंतर्गत दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में जानकारी अलग से प्रदान की जाएगी, ठीक। तो सिर्फ हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग, ए और एन के प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल संज्ञाएं क्या हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा, कैसे पहचान गणनीय संज्ञा है, जैसे कलम है, एक कलम, दो कलम, तीन कलम, चार कलम, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन पानी है, उसको हम ऐसे नहीं कहें एक पानी दो, दो पानी दो, तीन पानी दो, ऐसे नहीं कहते हैं। एक कहें एक गिलास पानी दो, एक बाल्टी पानी दो, ठीक, एक कटोरी पानी दो। इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं, यानी ऐसे जो मात्रा का बोध कराए, गिनती का बोध न कराए, ठीक, जो मात्रा का बोध कराए, गिनती का बोध न कराए, वह अगणनीय संज्ञा है। जो गिनती की बोध कराए, जिससे कोई वस्तु गिनती की जा सकती है, वो क्या है, गणनीय संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है। इसका हम ध्यान देकर, ठीक, ट्रांसलेशन करते समय विशेष ध्यान देंगे। चाहे वाक्य अगर देखो ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, वहाँ पर एक लिखा हो या न लिखा हो, ए एन का प्रयोग कंपलसरी है,
ठीक, और उसका नियम हम बता दिए। जैसे राम एक गायक है, राम एक गायक है, पहली बात पहचान करें अंतिम में है, इसका मतलब अंतिम में है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक, दूसरी पहचान करेंगे इज एम आर का है, यानी विद वर्ब वाला है, विदाउट वर्ब का है, इज एम आर का यानी विदाउट वर्ब का है या विद वर्ब का है। यहाँ पर राम के बारे में बताया गया, राम एक गायक है, राम एक गायक है, हम लिख के बता रहे हैं, राम एक गायक है, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम एक गायक है। ठीक, राम एक गायक है, चाहे ऐसे लिखा हो राम एक गायक है या राम गायक है, एक ही बात है। राम एक गायक है तब भी ट्रांसलेशन वैसी होगा, राम गायक है तब भी वही ट्रांसलेशन होगा। पहली बात अंत में है, अंत में है, इसका मतलब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम गायक है, यानी राम गाना नहीं गा रहा है, यानी राम कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब विदाउट क्रिया का है। अब पहचान लिए प्रेजेंट टेंस का है, ठीक, और कार्य नहीं हो रहा, क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब इज एम आर का प्रयोग करके इसका हम अनुवाद करेंगे। ठीक, अब सेंटेंस पहचानते हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, फिर इज एम आर, ठीक, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स या फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन एक गायक है, राम एक गायक है, कौन एक गायक है, राम एक गायक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, हम पहचान कर लिए, राम हमारा सब्जेक्ट है। राम एक वचन है, इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक वचन है, इसका मतलब एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, राम इज अ सिंगर। सिंगर एक वचन ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, और सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, ए या एन का प्रयोग किया जाएगा, काउंटेबल होगा तो। यहाँ पर गायक गिनती हो रही है, यानी एक गायक, दो गायक, तीन गायक, यानी काउंटेबल है, इसलिए ए एन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम ए का ही प्रयोग क्यों किए, सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल भी है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। सिंगर स आ रहा है, जो कि हिंदी वर्णमाला में क से यज्ञ के बीच पाया जाता है, इसलिए हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, पहला उच्चारण का शब्द, यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए राम इज अ सिंगर, इसका ट्रांसलेशन। जैसे तुम एक लेखक हो, ए भी पॉजिटिव सेंटेंस का उदाहरण है। आज हम आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दिए हैं, उसके बाद निगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस की जानकारी देने के बाद आपको इज एम आर के वाक्यों का अभ्यास का एक अलग क्लास होगी, उसमें एक्सरसाइज करवाई जाएगी। कुछ ऐसे इज एम आर के चुनिंदा उदाहरण देकर, मतलब कई टाइप के उदाहरण देकर आपको इज एम आर का कैसे प्रयोग किया जाता है उसको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, और उसके अंतर्गत दिस, दैट, दिज, दोज, ठीक, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कर्ता के रूप में इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देयर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, तीनों के बारे में बेसिक जानकारी प्रदान करने के बाद ही आपको इसमें और चीज़ें बताएंगे कैसे अनुवाद करते। जैसे तुम एक लेखक हो, तुम, कुछ लड़के गलती कर देते हैं कि यू के साथ आर लग रहा है तो बहुवचन हो गया, नहीं, एक वचन ही है, सेकंड पर्सन के नाते इसमें आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, इसका तो बहुवचन नहीं है, यहाँ ए एन लगेगा। लेखक है, गिनती है, काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा है, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा है, ए का प्रयोग या एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है,
इसका मतलब ए का प्रयोग, और वावेल साउंड है एन का प्रयोग। तुम एक लेखक हो, राइटर, राइटर में कॉन्सोनेंट साउंड है ए का प्रयोग, यू आर अ राइटर। ठीक, इसमें एक एन का प्रयोग का भी देख लीजिए, जैसे वह ईमानदार किसान है, वह ईमानदार किसान है। ठीक, यहाँ पर है अंतिम में है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। वह